हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 79 से 82 तक देखेंगे। 79, 80, 81, 82 ये भारत के पार्लियामेंट से संबंधित आर्टिकल्स हैं। तो पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 पहला है। इसमें लिखा है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। भारत की एक पार्लियामेंट होगी, उसके 3 अंग होंगे। पहले तो प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। तो तीनों को मिला करके ही पार्लियामेंट बनती है। कोई भी बिल पास होगा, कोई भी नया लॉ पास होगा लोकसभा राज्यसभा से, वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं हो जाए। तो पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट बनेगी। पार्लियामेंट जो होती है वो सुप्रीम लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। इससे ऊपर कोई संस्था नहीं है जो कानून बनाती है। राज्यों में भी है, लेकिन राज्यों में विधानसभाएं हैं, लेकिन सेंटर में ये सुप्रीम बॉडी है जो कानून बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट सबसे ऊपर इसलिए नहीं है, ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है संविधान। पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अगेंस्ट हो। ऑल्दो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी उसका पालन करते हुए ही कोई कानून बनाना होगा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास ये नहीं पावर है कि वो जो चाहे कानून बना दे। अगर संविधान उसकी इजाजत नहीं दे रहा है तो वो कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। और अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा कानून। तो पार्लियामेंट के पास टोटल पावर ये नहीं है कि वो किसी तरह का कुछ भी कानून बना दे। संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान के प्रोविजंस का पालन करते हुए ही उसको कानून बनाने होंगे। अच्छा, ये लोकसभा तीन अंग होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो सकती है। उसका 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन उससे पहले भी वो डिसॉल्व की जा सकती है, और 5 साल पे तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। और लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये परमानेंट हाउस होती है। राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होता है और ये परमानेंट होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो अपना टर्म पूरा कंप्लीट करेगी ही करेगी। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है इस संबंध में? वो दोनों हाउसेस को मीट करने को, बैठक करने के लिए बुला सकते हैं। जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उनका सेशन टर्मिनेट कर सकते हैं। एक सेशन चला, उसको टर्मिनेट कर दिया, और ये उसको प्रोरोग बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है। और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। 5 साल बाद तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा, लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोई भी कानून होगा तो वो लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के दस्तखत होंगे, तभी वो कानून इंप्लीमेंट हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक वो प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं होते हैं तब तक वो लागू नहीं होगा। और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि जैसे कभी लोकसभा और राज्यसभा की सिटिंग नहीं चल रही है, बैठक नहीं चल रही है, उस दौरान कोई कानून बनाने की अर्जेंसी है एकदम, तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वो एज गुड एज नॉर्मल लॉ होता है जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की सिटिंग नहीं चल रही है तो उस दौरान वो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कर करके एक कानून भी बना सकते हैं। वो इक्वली गुड है वो दूसरे कानून की तरह। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा तो है, लेकिन वो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, वहां मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। एड्रेस करने का उनके पास अधिकार है हाउस सदन को, लेकिन वो सदन में बैठते नहीं है अंदर वो मीटिंग्स में। ये हो गया आर्टिकल 79। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 किस चीज पे है? कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा जो परमानेंट बॉडी है,
उसका वो कैसे उसका गठन होगा। ठीक है, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, तीनों चीजें बोलते हैं उसको। और ये हमने अभी कई बार देखा कि ये परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, लेकिन उसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। तो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि करीब तकरीबन 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते रहे और उनकी जगह नए सदस्य आते रहे। और लेकिन एक सदस्य जो चुन लिया गया वो 6 साल तक उसका टर्म होगा, 6 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो डायरेक्टली जनता नहीं चुन के भेजती, उन्हें कौन चुनता है? जो राज्यसभा में वो जो राज्यों में विधानसभाएं हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, इलेक्टेड वाले, वो चुन के भेजते हैं। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज में भी यूनियन टेरिटरीज भी चुन के भेजती हैं राज्यसभा में सदस्य, उसको भी अभी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, कितने मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में? मैक्सिमम 250। इसमें से 238 राज्य और यूनियन टेरिटरीज भेजती हैं और 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, टोटल 250 हो गया। लेकिन अभी फिलहाल 245 सदस्य हैं हमारे राज्यसभा में। अलाउड मैक्सिमम 250 है, लेकिन अभी फिलहाल 245 है। इसमें से 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। जो 233 इलेक्टेड है उसमें से 225 राज्यों के द्वारा भेजे गए हैं और 8 सदस्य यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, और 12 ऑब्वियसली नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं जो उन व्यक्ति को जिनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, इन फील्ड्स में अगर किसी के पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेज सकते हैं। उन्हें इलेक्शन कराने के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाएंगे प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन से। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, वो खुद से नहीं करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं उनको, तब उनके उसके बेसिस पे वो करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा ही था भी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं राज्यों में, वो इलेक्टेड विधानसभाओं के, वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। अब चुनाव होता कैसा है? वही जैसे प्रेसिडेंट का होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसमें सीनियरिटी, उसमें प्रेफरेंस दी जाती है कि हर वोटर प्रेफरेंस देता है कि ये वाला कैंडिडेट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये वाली कैंडिडेट मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये वाला कैंडिडेट थर्ड है, ये वाला कैंडिडेट मेरी फोर्थ प्रेफरेंस है। और फिर 50% वोट्स एक कैंडिडेट को मिल जाने चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के। अगर नहीं मिलता है किसी कैंडिडेट को, तो लोएस्ट वाले कैंडिडेट को हटा करके उसके वोट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बाकी कैंडिडेट्स में। इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक कि 50% वोट्स एक कैंडिडेट को न मिल जाए, 50% से तो एक ज्यादा। अच्छा, राज्यों में तो विधानसभाएं होती हैं, तो वो विधानसभाएं के जो एमएलए इलेक्टेड हैं वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा के सदस्य को अपने राज्य की तरफ से। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में क्या होगा? वहां तो विधानसभाएं नहीं है, तो वहां पे एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट किया जाता है, कुछ लोगों का कंस्टिट्यूट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, जो चुन के भेजता है राज्यसभा में सदस्य। लेकिन फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 यूनियन टेरिटरीज अभी भेज रही हैं सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके पास ऑलरेडी अपनी विधानसभाएं हैं, तो उनकी विधानसभाओं के सदस्य चुन के भेजते हैं। और बाकी यूनियन टेरिटरीज के कोई भी मेंबरशिप सीट अलॉटेड ही नहीं है। जितनी भी चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार ये सब हैं यूनियन टेरिटरीज, उन्हें ये अभी उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है उनके यूनियन टेरिटरी की, उनको एक सिंगल सीट भी अलॉटेड नहीं है, तो वो लोग फिलहाल कोई सदस्य नहीं भेजते हैं राज्यसभा में। तो इसलिए ये इलेक्टोरल कॉलेज गठित करने की फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है,
अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं चेयरमैन होते हैं इसके राज्यसभा के, और वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सदस्य होगा, उसे राज्यसभा का चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, चुन के आने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन है। और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य खुद ही चुनते हैं अपना, ठीक है। और वो डिप्टी चेयरमैन मेंबर होते हैं राज्यसभा के, लेकिन चेयरमैन मेंबर नहीं होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से चेयरमैन बन जाते हैं। अच्छा, किस राज्य को कैसे सीट अलोकेट की गई है? सभी राज्यों को उनकी पॉपुलेशन के आधार पे एक निश्चित संख्या में सीट दी गई है कि ये राज्य इतने सदस्य भेजेगा राज्यसभा में, ये राज्य इतने सदस्य भेजेगा। क्यों कितने भेजेगा? उस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाएगा। ये डिटरमाइन किया गया है कि ये राज्य इतना सदस्य भेजेगा, और ये इस तरीके से किया गया है कि अनुपात सबका एक ही बराबर रहे। मतलब नंबर ऑफ सीट्स जो उस राज्य को दी गई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, ये जो अनुपात है हर राज्य का बराबर रहे। तो जिस राज्य को में ज्यादा पॉपुलेशन है जैसे यूपी वगैरह, तो वहां ज्यादा सीट्स दी गई हैं, वहां से ज्यादा लोग चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। जिस राज्य में कम सीट पॉपुलेशन है वहां कम सीट दी गई है। छोटे छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम है, मणिपुर वगैरह है, उनको केवल एक सीट दी गई है, ठीक है। और कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप वगैरह, इनका पॉपुलेशन इतनी कम है कि इनको एक भी सीट नहीं अलॉट की गई है, ये एक भी सदस्य राज्यसभा में नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं थोड़ा सा। मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पहले तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, टोटल 12 होते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और वो कौन लोग होते हैं? जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किस फील्ड का? लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल साइंस में, इन चारों फील्ड में स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 238 मैक्सिमम हो सकते हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर में उनके द्वारा चुने जाते हैं। और जो एलोकेटेड, हर स्टेट का एक निश्चित संख्या निर्धारित किया गया है राज्यसभा में सदस्य भेजने के लिए, उतने ही वो स्टेट भेज सकता है। और उनका चुनाव कौन इलेक्टेड एमएलए करते हैं? मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इस तरीके से होता है चुनाव। अच्छा, किस तरीके से सीट्स अलोकेट की जाती हैं राज्यों के बीच में? जो सीटें वो राज्यसभा में भेजेंगे सदस्य, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। और वो होगा कैसे? रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हैज बीन ट्राइड टू बी केप्ट इक्वल। जो रेशियो है, ये नहीं कि एक छोटा सा राज्य है वो बहुत सारे सदस्य भेज रहा है, एक बड़ा सा राज्य है वो थोड़े से सदस्य भेज रहा, नहीं। जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें वो फुल दी गई हैं और वो भेजेगा वहां पे राज्यसभा में। इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से देख लेते हैं। सीट्स अलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश इन राज्यसभा डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक रेशियो बन गया। उसी तरीके से बिहार का, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल का, उसी तरीके से दूसरे राज्यों का। ये अनुपात सबका बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली बराबर नहीं हो सकता, एक एक जनसंख्या से मैच नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटा बराबर होना चाहिए, मोटा मोटा, ठीक है। ये तो राज्यसभा की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं लोकसभा में।
लोकसभा का गठन कैसे होता है? लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा अपर हाउस होती है, लोकसभा लोअर हाउस होती है। तो ये कितने मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में? मैक्सिमम जो स्टेट्स से आ सकते हैं वो मैक्सिमम 530। जो स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा और उससे 530 मैक्सिमम आ सकते हैं मेंबर्स, और यूनियन टेरिटरीज से आ सकते हैं मैक्सिमम 20। तो टोटल हो गया 550, लेकिन फिलहाल 543 मेंबर्स हैं। अभी 7 सीटों का प्रावधान और किया है, लेकिन वो भी फुल नहीं होती हैं। टोटल मैक्सिमम अलाउड है 550, लेकिन फिलहाल 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। अच्छा, ये सीटें अलॉट कैसे की गई हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राज्यसभा में है, पॉपुलेशन के अनुपात में। ठीक है, जिस राज्यों में ज्यादा पॉपुलेशन है उस राज्यों में ज्यादा सीटें हैं, जिस राज्यों में कम पॉपुलेशन है उसमें कम सीटें हैं। तो उसको वही सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। वो हर राज्य के लिए ये रेशियो बराबर, तकरीबन बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली बराबर तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये अनुपात जो है, ये वाला फॉर्मूला उन राज्यों पे नहीं लगेगा जहां पे टोटल जनसंख्या 60 लाख से कम है। अगर किसी राज्य का जनसंख्या 60 लाख से कम है तो वहां पे ये अनुपात वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां किसी डिफरेंट तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है। अच्छा, पॉपुलेशन किस सन की ली जाएगी? पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है हमेशा, तो उसके लिए दिया गया है कि जब तक 2026 के बाद कोई सेंसस ना हो जाए और उसके फिगर्स पब्लिश ना हो जाए। 2026 के बाद मोस्ट प्रोबेबली 2031 में होगा सेंसस, कोई पक्का नहीं है, लेकिन 10-10 साल पे होता है तो 2031 में होगा। उसकी जब फिगर्स पब्लिश हो जाएंगी, तो जब तक वो पब्लिश नहीं हुई है तब तक तो 1971 के सेंसस के हिसाब से चलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, जब तक वो वाली पर्टिकुलर 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसकी फिगर्स पब्लिश नहीं हुई है तब तक तो 1971 के सेंसस के साथ चलेंगे। और जब वो पब्लिश हो जाएंगी तो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो भी पिछला सेंसस होगा उसकी पॉपुलेशन लेंगे और उसके हिसाब से रीएडजस्ट करेंगे सीटों को। ठीक है, तो हर सेंसस के बाद सीटें रीएडजस्ट होंगी कि अब पहले इतनी थी, अब पॉपुलेशन चेंज हो गई, अब इतनी सीटें हो जाएंगी इस राज्य की। तो 10-10 साल पे हमारा सेंसस होता है। अच्छा, एक राज्य को दे दिया गया कि आपके, जैसे यूपी को दे दिया गया कि आपकी 80 सीटें हैं। ठीक है, तो 80 सीटें हैं तो अब उस यूपी को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा। तो हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जनरली एक सीट है, तो वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मेंबर को अपना वहां पे एक मेंबर का चुनाव करेगी। कैसे चुनाव होगा? एडल्ट सफरेज से 18 साल से ऊपर के की जनता वोट डालेगी कि हमें पर्टिकुलर कैंडिडेट पसंद है, उसका वोट का बटन दबाएगी और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो इसमें कैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे बांटा जाएगा? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटने के लिए भी वही फॉर्मूला है। उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितनी सीटें दी गई हैं, जनरली एक होता है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये फॉर्मूला हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सेम रहेगा, ये रेशियो सेम रहना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित संख्या के लोग, ये नहीं होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख वोटर्स हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लाख वोटर्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बराबर की संख्या की पॉपुलेशन एक कैंडिडेट को भेजे, ये उसका फंडा है। अच्छा, अब ये यहां भी है कि पॉपुलेशन कहाँ की कब की लेंगे, थोड़ा सा अंतर है। जब सेम वही चीज 2026 के बाद की पहले सेंसस की फिगर्स पब्लिश ना हो जाए
तब तक तो हम 2001 की सेंसस की लेंगे। उधर था 1971 का सेंसस, इस बार यहाँ पे है 2001 का सेंसस। ठीक है, टेरिटोरियल स्टेट्स को कितनी सीटें टोटल मिलेंगी वो 1971 सेंसस। स्टेट में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी गई हैं उसके लिए तो उसके लिए 2001 का सेंसस। ठीक है, और जब 2026 की फिगर्स पब्लिश हो जाएंगी, 2026 के बाद के सेंसस की फिगर्स पब्लिश हो जाएंगी, तो फिर हर सेंसस के हिसाब से ये रीएडजस्ट किया जाएगा। जो फिगर्स पब्लिश हो गई उसमें जो सेंसस में जो पॉपुलेशन आई उसके बाद के चुनाव उस पॉपुलेशन के हिसाब से रीएडजस्ट किए जाएंगे। वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एडजस्ट किया जाएगा कि ताकि पॉपुलेशन सारे उसकी बराबर रहे, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ये हम लोग जानते ही हैं कि कैसे चुनाव होता है, सीधे जनता चुनती है और एडल्ट सफरेज के हिसाब से होता है। 18 साल से ऊपर की जनता वोट देने के लिए एलिजिबल होती है। हालांकि कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है वोटिंग से। किस ग्राउंड पे किया जा सकता है? नॉन रेजिडेंसी किसी पे किया जा सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम या करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस की वजह से वोटिंग से वंचित किया जा सकता है। अच्छा, कुछ हर राज्य में कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व भी रहती हैं। उस सीटों पे केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स ही लड़ पाएंगे और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं लड़ पाएगा। लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। 5 साल का कब से? जिस दिन पहली मीटिंग होगी, पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, जो पहला दिन होगा उस दिन से काउंट होगा 5 साल। और 5 साल पूरा होते ही वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, और उससे पहले भी कुछ परिस्थितियों में प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 5 साल का तो होता है उसका टर्म लोकसभा का, लेकिन मान लीजिए अगर जरूरत एक्सटेंड करने की आ गई, हमने पढ़ा अभी कि वो ऑटोमेटिकली 5 साल में डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर इमरजेंसी चल रही है देश में, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया गया है, तो क्या होगा? चुनाव कराने की स्थिति है नहीं देश में, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में एक साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। एक बार में केवल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर 1 साल के लिए करना जरूरत हो तो कर सकते हैं। फिर मतलब इस तरीके से कई बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल से अधिक का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब खत्म होगा एक्सटेंशन? जब भी इमरजेंसी खत्म हो गई, जिस दिन इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कैंसिल हो गया, उस दिन से 6 महीने तक मैक्सिमम लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंडेड रह सकता है। उस 6 महीने के दौरान इलेक्शन करा करके नया लोकसभा गठित हो जानी चाहिए। 6 महीने के आगे हम उसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते। वैसे तो हम 1-1 साल करके कई बार कर सकते हैं अगर इमरजेंसी चल रही है तो, लेकिन इमरजेंसी के खत्म होते ही हमारा नेक्स्ट 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। उस 6 महीने के बाद एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। स्टेट से सदस्य चुन के आते हैं, राज्यों से मैक्सिमम 530 आ सकते हैं। जनता सीधे चुनती है, 18 साल से ऊपर की जनता। यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और ये मैक्सिमम 20 आ सकते हैं, और ये भी जनता चुनती भेजती है। टोटल हो गए 550, लेकिन फिलहाल 543 ही सदस्य हैं लोकसभा में। कैसे बांटी जाती हैं सीटें? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जो रेशियो है राज्यों के बीच और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कैसे सीटें बांटी जाएंगी? पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो कितनी सीटें उस राज्य को या यूनियन टेरिटरी को दी गई और उसकी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, ये करीब करीब सेम रहना चाहिए सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लिए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि 60 लाख से कम जिसकी पॉपुलेशन है वहां पे ये फॉर्मूला, ये रेशियो सेम नहीं भी हो सकता है। बाकी सबके लिए सेम होना चाहिए। फॉर्मूले से देख लेते हैं। राज्यसभा में देखा था, सीट्स अलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब रेशियो करीब करीब सेम होना चाहिए।
एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है, लेकिन करीब करीब सेम होना चाहिए। किस साल की पॉपुलेशन लेंगे? जब तक 2026 के बाद का बाद का सेंसस की फिगर्स पब्लिश ना हो जाए, तब तक 1971 के सेंसस की फिगर लेंगे। जब पब्लिश हो जाएगी तो भी जो लेटेस्ट सेंसस होगा जिसकी फिगर्स पब्लिश हो गई हैं, वो उसकी पॉपुलेशन लेंगे। तो हर सेंसस के बाद सीटों की संख्या रीएडजस्ट होगी। इस तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं। इंडिया को डिवाइड किया गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अलॉट किया गया है सीटें पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। और ये कैसे अलोकेशन किया गया है? वही सेम रेशियो है, सीट्स अलोकेटेड टू स्टेट अपॉन पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए सेम होना चाहिए, ये रेशियो सेम होना चाहिए। और जब एक स्टेट को दे दिया गया कि आपको इतनी सीटें दी गई हैं, यूपी को 80 सीटें दी गई हैं, तो फिर अब यूपी को 80 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? कितना एरिया किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा? इस तरीके से बांटेंगे कि पॉपुलेशन एक स्टेट की, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स अलोकेटेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये रेशियो हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का सेम हो। ये नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लाख वोटर है, दूसरी में 1 करोड़ है, तीसरी में 4 करोड़ है वोटर्स हैं। और जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो वोट करते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो विजेता हो जाता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटने के लिए कौन सी ईयर की पॉपुलेशन ली जाती है? जब तक 2026 के बाद का सेंसस की फिगर्स पब्लिश ना हो जाए, तब तक 2001 के सेंसस को लिया जाएगा। जब वो फिगर्स पब्लिश हो जाएंगे तो फिर जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसके हिसाब से चलेंगे। ड्यूरेशन क्या होता है हाउसेस का? राज्यसभा में ये परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और 6 साल हर सदस्य का टेन्योर 6 साल का होता है। लोकसभा 5 साल के लिए होती है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है और इसका टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन में हो। और लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही किया जा सकता है, और अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो उस दिन से मैक्सिमम 6 साल तक एक्सटेंशन चल सकता है, 6 महीने तक एक्सटेंशन चल सकता है, और उसके बाद वो एक्सटेंशन और नहीं मिलेगा। उसके बाद उसके तो उस 6 महीने में कराना होगा चुनाव। सीट्स देखिए हर राज्य को इतनी सीटें दी गई हैं। आंध्र प्रदेश को राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में आंध्र प्रदेश को 25 सीटें। इसमें लोकसभा में 4 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और लोकसभा में 1 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। इसी तरीके से दूसरा राज्य देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की हैं। 80 सीटों में से लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 भी सीट रिजर्व नहीं है। इसी तरीके से सारे राज्यों का है, ठीक है। ये टेबल स्टेट्स का था। उसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज का टेबल है। आप देख रहे हैं राज्यसभा में केवल दिल्ली के पास सीटें हैं, और पुडुचेरी के पास 1 है, और जम्मू कश्मीर के पास 1 है। बाकी यूनियन टेरिटरीज को कोई सीट नहीं दी गई है राज्यसभा में, ठीक है। तो वो टोटल हो गया 245, नॉमिनेटेड 12 मिला करके 245 हो गया राज्यसभा का, और 543 हो गया लोकसभा का। इसमें से लोकसभा की 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। अच्छा, एक लास्ट देख लेते हैं आर्टिकल 82, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम लोग रीएडजस्टमेंट होगा 2026 के बाद, जो सेंसस होगा उसके बाद सीटों का रीएडजस्टमेंट होगा।
तो जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 2031 में होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसके बाद जो लोकसभा की सीटें हैं, वो लोकसभा में कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएंगी, वो चेंज किया जाएगा। और जो हर राज्य में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कि ये इतना एरिया ये एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इतना एरिया एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो भी चेंज की जाएंगी। वो इस तरीके से चेंज की जाएंगी, हर बार सेंसस की फिगर पब्लिश होने के बाद वो कितनी सीटें एक राज्य के पास हैं वो चेंज हो जाएंगी पॉपुलेशन के बेसिस पे। और वो राज्य में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, इतना एरिया इस एक सीट हुआ, इतना एरिया एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ, वो भी चेंज हो जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पे, जो भी पॉपुलेशन की फिगर्स पब्लिश होंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोकसभा होगी उस समय, पॉपुलेशन की फिगर्स पब्लिश हो गए सेंसस के बाद, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा होगी वो अफेक्ट नहीं होगी, वो चलती रहेगी। तो नेक्स्ट चुनाव होगा उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा उस चेंज का, ठीक है। अब किस दिन से जो डेट ऑफ इफेक्ट होगा चेंज का, वो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, वो उसी डेट से माना जाएगा। और जब तक कि वो फिगर्स पब्लिश ना हो जाए और रीएडजस्टमेंट ना हो जाए सीटों का, तब तक पुरानी क्या बोलते हैं, तब तक पुरानी जो पॉपुलेशन की फिगर्स हैं उसी के बेसिस पे चुनाव होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।